नमस्कार मित्रों, कलाम अकेडमी आप सभी के सामने एक बार फिर उपस्थित है। कक्षा 12 भूगोल विषय का फर्स्ट चैप्टर लेकर, जिसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। क्या नाम है? मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो मैं आपसे वादा, जैसा कि आपको पहले से वादा किया हुआ है कि कलाम अकेडमी आप सभी को यूट्यूब चैनल के ऊपर फ्री में भूगोल विषय का संपूर्ण सिलेबस करवाएगी। तो उसी कड़ी के अंदर मैं फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट वीडियो लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। तो उससे पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ कि जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि इस बार आगे वाला सत्र आने वाला है 2021 और 22 का, उसके अंदर 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को NCERT पाठ्यक्रम पढ़ेंगे। ये आपको दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए सरकार ने अभी अपनी नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया कि आगे वाले स्तर से बच्चों को 10वीं और 12वीं क्लास के अंदर है वो NCERT पाठ्यक्रम में लागू किया जाएगा। तो जो बच्चा अभी 12वीं क्लास के अंदर है उसके लिए बेस्ट यही है कि वो अब की बार अपने इस राजस्थान बोर्ड के सिलेबस के अंदर अगर बढ़िया नंबरों से अपने पाठ्यक्रम को कंप्लीट कर लेता है तो उसके लिए बहुत अच्छी बात रहती है। इसके बाद अपने नेक्स्ट पे चलते हैं। अपने जो फर्स्ट चैप्टर है ना, मानव भूगोल प्रकृति और विषय क्षेत्र, उसी के ऊपर अपने फोकस करते हुए और मोस्ट जो बेस्ट नोट्स है उनके द्वारा आपको यहाँ पर समझाया जाएगा। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। ये तो चैप्टर का नाम है। तो इसका अर्थ देखना चाहिए तो भूगोल की वह शाखा जो सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच जो सांस्कृतिक और पर्यावरण के बीच संबंध, मानवीय परिघटनाओं के स्थानिक वितरण एवं संसार के विभिन्न भागों में सामाजिक एवं आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करती है। अगर इसे समझना चाहे तो भूगोल की वह शाखा मतलब भूगोल की वो शाखा जो सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच के संबंध, मानवीय परिघटनाओं, मानव जो के द्वारा जो साथ जो परिघटनाएं या घटनाएं होती हैं उनके और स्थानिक वितरण मतलब स्थान के आधार पर अलग अलग जो घटनाएं होती हैं और संसार के विभिन्न भागों में सामाजिक एवं आर्थिक भिन्नताएं, जो समाज के से रिलेटेड विभिन्नताएं होती हैं उन्हें सामाजिक, और जो पैसे से रिलेटेड होती है, जो अर्थ से रिलेटेड होती है, उसे आर्थिक विभिन्नताओं के अंदर रखा जाता है। तो इनका अध्ययन करता है मानव भूगोल। इससे आगे देखना चाहे तो मानव भूगोल मानव वर्गों और वातावरण की शक्तियों तथा प्रभावों और प्रतिक्रियाओं के परस्पर कार्यात्मक संबंधों तथा प्रदेशों के आधार पर किया जाने वाला अध्ययन है। जैसा कि आप सभी को बताया गया था कि जब भी ये क्लास लें तो अपनी नोटबुक साथ रखें, क्योंकि ये नोट्स टाइप में करवाए जा रहे हैं। आपको बेस्ट नोट्स है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यूट्यूब के ऊपर आपको ऐसा नोट्स कोई भी नहीं करवाएगा, क्योंकि वो चैप्टर से पढ़ा देगा आपको, बस कंप्लीट है। क्लासों में भी टीचर भी इस तरीके के नोट्स नहीं करवाएंगे, वो क्वेश्चन आंसर करवा देंगे और कंप्लीट है आपका काम, ये इतना ही करवाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ इन नोट्स को आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और परीक्षा के समय इनको पढ़ के बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब के लिए तो मैं बोलूँगा ही नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि मेरे को किसान आंदोलन के समर्थन में कार्य करना है, इसलिए मैं चैनल सब्सक्राइब की नहीं बोलूँगा आपको। अगर आपको अच्छा लगे तो कर लेना, अगर आगे की वीडियो चाहिए तो कर लेना, वरना नहीं करना, वो आपके ऊपर है। आप सेल्फ डिपेंडेंट हो उस मामले में, अगर करना चाहो तो कर लो, वरना मत करना। अगर नोट्स अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कंटेंट में दम है, तो वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर सब्सक्राइब करते हो बेल वाला आइकन भी दबाना। इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर कुछ घोषणाएं भी की जाएंगी। तो अगर आप इस वीडियो को स्किप कर देते हैं तो आपके नोट्स में भी वो गैप आ जाएगा और वो सूचना भी आप तक नहीं पहुंच पाएगी, जो घोषणा की जाएगी वो भी नहीं पहुंच पाएगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, कंप्लीट देखें, कंप्लीट नोट्स बनाएं। मैं इन्हीं आशाओं के साथ
आपके लिए मेहनत करता रहूँगा। तो चलिए हम अपनी क्लास से शुरू करते हैं। तो इसके बाद है मानव भूगोल मानवीय तथ्यों का अध्ययन करता है। तो मानव भूगोल किन का अध्ययन करता है? मानवीय तथ्यों का अध्ययन करता है। मानव भूगोल मानव और पर्यावरण के बीच के संबंधों को दर्शाता है। यह आ गया ना, मानव और पर्यावरण दोनों के बीच के जो संबंध है, मानव तथा पर्यावरण के बीच के संबंधों को दर्शाता है, मतलब है दिखाता है। इसके अंदर देखना चाहे तो कृषि, पशुपालन, उद्योग और व्यवसाय आ जाएंगे। मानव भूगोल का विकास 18वीं शताब्दी से माना जाता है, मतलब 18वीं सदी जब प्रारंभ हुई तब से मानव भूगोल का विकास से माना जाता है। आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता फ्रेडरिक रेटजेल है और इनकी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी है। रेटजेल पार्थिव एकता पर जोर दिया। रेटजेल ने किस पर जोर दिया? पार्थिव एकता पर। तो ये है ना आधुनिक मानव के जन्मदाता फ्रेडरिक रेटजेल और इनकी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी, ये दोनों मोस्ट है। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर लेना चाहें, ज्योग्राफी में जो भी करोगे ना, ये दोनों आपको मोस्ट है, हमेशा के लिए काम आने वाली चीज़ें हैं। प्रत्येक एग्जाम में भी बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन आप मोस्ट की जगह एक अलग से लिख सकते हो कंपटीशन के लिए भी। तो अब देखते हैं मानव भूगोल की प्रमुख परिभाषाएं भी, किस भूगोलवेत्ता ने कौन सी परिभाषा दी है, तो वो परिभाषाएं देखते हैं। तो सर्वप्रथम मानव भूगोल के आधुनिक भूगोल के जन्मदाता फ्रेडरिक रेटजेल की परिभाषा दिखाई दे रही है अपने को। ये कौन से कहाँ के भूगोलवेत्ता थे? ये जर्मन के भूगोलवेत्ता थे। तो मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। इन्होंने क्या बताया कि मानव भूगोल मानव समाजों, मानव के जो समाज है और धरातल के बीच के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। इसके बाद नेक्स्ट परिभाषा देखनी चाहे तो एलन सैंपल या एलन सैंपल दोनों बोला जाता है इनको। तो ये अमेरिकन भूगोलवेत्ता है। मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनों के संबंधों का अध्ययन है। जो मानव भूगोल है ना, वो मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनों के संबंधों का अध्ययन है। मतलब मानव जो पृथ्वी पर परिवर्तन करता है ना, उनका ये अध्ययन है। अब नेक्स्ट देखना चाहिए, आगे वाले में देखें। आगे वाले में आता है नेक्स्ट परिभाषा के रूप में आता है अपना विडाल डे ला ब्लास। ये कहाँ के भूगोलवेत्ता थे? ये एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी मानव भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने मानव भूगोल के बारे में क्या बताया? इन्होंने बताया कि मानव भूगोल पृथ्वी तथा मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार देता है। क्या देता है? एक नया विचार देता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रण करने वाले भौतिक नियमों, मतलब पृथ्वी को जो नियंत्रण में रखते हैं उन भौतिक नियमों, पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लेषित ज्ञान शामिल है। मतलब संश्लेषित ज्ञान तो उस पीछे वाले में भी था, एलन सैंपल वाले में नहीं, फ्रेडरिक रेटजेल वाले में भी था, लेकिन इसके अंदर क्या है? अधिक संश्लेषित ज्ञान है। उसी परिभाषा को थोड़ा सा अलग मोड में पेश किया गया है इस परिभाषा के द्वारा। इसके बाद है नेक्स्ट परिभाषा डिकेन व पिट्स। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि मानव और उसके कार्यों का समाविष्ट किया है। मानव और उसके कार्यों को समाविष्ट किया है, मतलब मानव और उनके कार्यों को इसके अंदर सम्मिलित किया है। इसके बाद अगर सारांश के रूप में अपने एक सर्वमान्य परिभाषा के रूप में देखना चाहें, जो अपने एग्जाम में अपने याद रख के लिख सकें, शायद इनकी परिभाषा तो याद रहे या ना रहे, लेकिन अगर वो परिभाषा लिख देंगे तो भी अपने नंबर पूरे में से पूरे आने के पूरे चांस है। तो वो कौन सी है? सारांश परिभाषा, मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के क्षेत्रों में मानव समूह के प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण की शक्तियों, प्रभावों एवं प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक उद्देश्य के आधार पर अध्ययन किया जाता है। तो इसके अंदर क्या कहा गया है कि मानव भूगोल वह विज्ञान है। तो मानव भूगोल हमें पता है कि विज्ञान की एक शाखा थी पहले और विज्ञान के थ्रू कार्य करती है। तो क्या है? मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के क्षेत्रों में मानव समूह
पृथ्वी के क्षेत्रों में किन के समूह है? मानव के समूह है। प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण की शक्तियों, प्रभाव एवं प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक उद्देश्य के आधार पर किया जाता है। क्या किया जाता है? पारस्परिक उद्देश्य के आधार पर किया जाता है। आगे है मानव भूगोल की प्रकृति। तो प्रसिद्ध भूगोलवेता जीन ब्रून्स के अनुसार मानव भूगोल की प्रकृति किन के अनुसार है? प्रसिद्ध भूगोलवेता जीन ब्रून्स के अनुसार है। जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से होता है, अर्थशास्त्र के अंदर क्या पढ़ते हैं? हमने कीमत के बारे में पढ़ते हैं। और भूगर्भ शास्त्र का संबंध पौधों से, भूगर्भ शास्त्र का संबंध किन से? पौधों से। और मानवाचार का संबंध, मानवाचार विज्ञान का संबंध जातियों से। मतलब मानवाचार विज्ञान के अंदर क्या पढ़ने को मिलती है? जैसे जातियां पढ़ने को मिलती है। तथा इतिहास का संबंध समय से। इतिहास को किसके आधार पर पढ़ा जाता है? समय काल के आधार पर पढ़ा जाता है। उसी प्रकार भूगोल का केंद्र बिंदु स्थान है। भूगोल को अगर पढ़ना चाहे तो किन के आधार पर पढ़ेंगे? स्थान विशेष के आधार पर ही भूगोल को पढ़ा जाता है। किसी एक निश्चित स्थान का अध्ययन किया जाता है, जिसमें कहाँ, क्यों जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। अगर कोई निश्चित क्लाइमेट है तो वो क्लाइमेट कहाँ पाया जाता है, क्यों पाया जाता है, तो इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। पृथ्वी पर जो मानव निर्मित दृश्य दिखाई देते हैं उन सब का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। क्या? पृथ्वी पर जो मानव निर्मित, मानव ने जो भी मकान, भवन, जो भी मोटर गाड़ियां, व्हीकल जो भी बनाए हैं ना, पृथ्वी के ऊपर जो दिखाई देते हैं, निर्मित दृश्य दिखाई देते हैं, उन सब का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? मानव भूगोल के अंदर किया जाता है। मानव क्रियाओं का विकास कब, कहाँ व कैसे हुआ के दृष्टिकरण के प्रश्नों को समझाना ही मानव भूगोल की प्रकृति को दर्शाता है। कब, कहाँ और कैसे, कब, कहाँ और कैसे, यही दर्शाने का काम क्या है? मानव भूगोल की प्रकृति को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? मानव भूगोल की प्रकृति को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? मानव भूगोल के प्रकृति को। और अपने आगे अतिलघु उत्तरात्मक एक प्रश्न भी दे रखा है 5 नंबर। मानव भूगोल के त्रिसंतुलन के घटकों के नाम बताइए। तो वो तीनों घटक यही है, कब, कहाँ और कैसे के दृष्टिकरण की प्रकृति को दर्शाता है। संतुलन के घटक है यही है। ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। तो ये मोस्ट क्वेश्चन है, यहाँ से अपने नोटबुक में नोट कर लेना। ठीक है, आगे देखना चाहिए तो मानव भूगोल विभिन्न प्रदेशों के पारिस्थितिक समायोजन तथा क्षेत्र संगठन के अध्ययन पर मुख्य रूप से केंद्रित है। किस पर मुख्य रूप से केंद्रित है? मानव भूगोल विभिन्न प्रदेशों के पारिस्थितिक समायोजन, मतलब ये एक दूसरे के साथ रहने का जो समायोजन होता है, परिस्थिति का जो समायोजन होता है वो, और क्षेत्र संगठन के अध्ययन पर मुख्य रूप से केंद्रित है। मानव भूगोल अध्ययन में शामिल है, मानव भूगोल अध्ययन में क्या क्या शामिल है? जनसंख्या, प्रदेश शामिल है, संसाधनों की व्यूहरचना शामिल है। क्या है? संसाधनों की व्यूहरचना शामिल है। ये क्या है? मानव भूगोल के अंदर शामिल है। मानव भूगोल के अंदर क्या है? शामिल है। व्यूहरचना करता है, मतलब क्या करता है? व्यूहरचना करता है, संसाधनों की व्यूहरचना करता है। अब सामान्य अर्थ में अगर इसका विषय चित्र देखना चाहें तो क्या हो जाएगा? मानव भूगोल क्षेत्र विशेष में समय के साथ साथ मानव और वातावरण के सभी जटिल तथ्यों के परस्पर संबंधों का अध्ययन। क्या है? परस्पर संबंधों का अध्ययन मानव को केंद्र मानकर किया जाता है। किसको केंद्र मानकर किया जाता है? मानव को केंद्र मानकर किया जाता है। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है कि मानव भूगोल वातावरण तथा जटिल तथ्यों के परस्पर संबंधों का अध्ययन किसको केंद्र मानकर करता है, तो उसका राइट आंसर क्या करोगे कि मानव को केंद्र मानकर किया जाता है। मानव को केंद्र मान, अगर क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है मानव को केंद्र मानकर अध्ययन किया जाता है तो किन का अध्ययन किया जाता है, तो आ जाएगा वातावरण के जटिल तथ्यों तथा परस्पर संबंधों का अध्ययन। क्वेश्चन कैसे भी एग्जामिनर घुमा के दे सकता है, वो लैंग्वेज समझने की थोड़ी
कष्ट कर लेना, उसके हिसाब से आप जैसा क्वेश्चन पुटअप होगा आंसर उसी के अनुरूप या उसी के अकॉर्डिंग आपको देना है। अब आ जाता है मानव भूगोल के विषय क्षेत्र। तो हमने पीछे देख लिया, मानव भूगोल का अर्थ देख लिया, मानव भूगोल की प्रकृति देख ली। तो अब क्या देखेंगे, विषय क्षेत्र। तो मानव भूगोल के अंदर अलग अलग प्रदेशों की जनसंख्या, मतलब अलग अलग क्षेत्रों की जनसंख्या, वहाँ के प्राकृतिक संसाधन, वहाँ के सांस्कृतिक भूदृश्यों और जीवन की मान्यताओं, जीवन के अंदर जो जो मान्यताएं होती है उन मान्यताओं, आपस में संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है। क्या है, मानव भूगोल के अंदर अलग अलग प्रदेशों की जनसंख्या, मतलब अलग अलग क्षेत्रों के पर्टिकुलर क्षेत्रों की जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधनों, वहाँ के सांस्कृतिक भूदृश्यों और जीवन की मान्यताओं के आपस में संबंध का अध्ययन ही मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है। क्या है, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है। तो इसके बारे में हटिंगटन ने मानव भूगोल के अध्ययन को 2 भागों में विभाजित किया है। हटिंगटन ने मानव भूगोल के अध्ययन को कितने भागों में विभक्त किया है, तो 2 भागों में विभक्त किया है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि मानव भूगोल को हटिंगटन ने अध्ययन के आधार पर कितने भागों में विभक्त किया है, तो कितने भागों में विभक्त किया है, 2 भागों में। अगर आ जाता है उनके नाम भी बताइए, तो कौन से लिखे जाएंगे, भौतिक दशाएं, मानवीय क्रियाएं या अनुक्रिया, ये आपको आंसर देना होगा। तो इसके बाद अगर देखना चाहें तो मानव भूगोल का विषय क्षेत्र देख रहे हैं, तो विषय क्षेत्र के बारे में देखना पड़ेगा। तो मानव भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है, व्यापक है। क्या है, व्यापक है, मतलब छोटा नहीं है, बड़ा है, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। इसके बाद क्या है, मानव भूगोल के पढ़ने में प्रमुख तथ्यों को शामिल किया जाता है। मानव भूगोल को पढ़ने में किन किन तथ्यों को शामिल किया जाता है, जनसंख्या व उसकी क्षमता, जनसंख्या व उसकी कैपेबिलिटी, प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, क्या प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन। इसके बाद किन को शामिल किया जाता है, तो इसके बाद अगर नेक्स्ट देखना चाहें तो किन को शामिल किया जाता है, तो ये आ गया आपके सामने। नेक्स्ट किन को शामिल किया जाता है, वहाँ के सांस्कृतिक वातावरण को सम्मिलित किया जाता है। क्या किया जाता है, सांस्कृतिक वातावरण को सम्मिलित किया जाता है। कालिक अनुक्रम, समय के अनुसार, समय को भी काल के अनुसार इसके अंदर शामिल किया जाता है। समायोजन व प्रादेशिक संगठन, एक दूसरे से वातावरण के अंदर रहना, एक वातावरण से दूसरे वातावरण के अंदर अपने आप को एडजस्टमेंट करना, इसको भी इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है। और इसके साथ प्रादेशिक संगठन को भी इसके अंदर शामिल किया जाता है। तो अगर 6 नंबर पॉइंट देखना चाहें इसमें, तो देखेंगे कि दूसरे प्रदेशों से संबंध, एक प्रदेश का दूसरे प्रदेशों से संबंध, राजनीतिक, आर्थिक, प्राकृतिक, किस तरीके से उसका संबंध है, वो समस्त संबंध इसके अंदर शामिल किया जाता है। तो इन्हीं टॉपिकों को अगर विस्तृत से देखना चाहें तो देखेंगे कि फर्स्ट में अगर देखना चाहें तो फर्स्ट क्या देखा था आपने, जनसंख्या व उसकी क्षमता। तो यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पे आपने लिख दिया है जनसंख्या। तो जनसंख्या के अंदर क्या क्या देखा जाता है, वहाँ का जनसंख्या वितरण देखा जाता है, वहाँ का जनसंख्या घनत्व किस प्रकार का है वो देखा जाता है, जनसंख्या का प्रारूप कैसा है, जनसंख्या का क्या क्या है प्रारूप है, किस तरीके का है। फिर जनसमूह, प्रारूप के बाद जनसमूहों को देखा जाता है। फिर वहाँ से प्रवास देखा जाता है, प्रवास देखा जाता है। प्रवास का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग, उस स्थान से दूसरे स्थान पर लोग जा रहे हैं या आ रहे हैं, तो जाने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, प्रवास की श्रेणी में रखा जाता है। फिर अधिवास देखा जाता है, वहाँ रहने वाले लोगों का रहन सहन किस तरीके का है। फिर प्रजातिगत सामाजिक संरचना देखी जाती है, प्रत्येक जातियों में अलग अलग मान्यताएं होती है ना, उन मान्यताओं के आधार पर उनकी सामाजिक संरचना देखी जाती है, उनकी वेशभूषा देखी जाती है। फिर लास्ट में क्या देखा जाता है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखा जाता है। क्या देखा जाता है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखा जाता है। अब नेक्स्ट देखना चाहिए अपने, तो 2 नंबर पॉइंट हमने देखा था कि मानव भूगोल
के अध्ययन में 2 नंबर तथ्य देखा था हमने, प्रदेशों के प्राकृतिक संसाधन, प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन। तो प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन में किन किन को शामिल किया जाता है, तो इसके अंदर शामिल किया जाता है, किन को शामिल किया जाता है, तो प्राकृतिक वातावरण के तत्वों का अध्ययन किया जाता है। जो प्रकृति से हमें वातावरण प्राप्त है ना, उनके तत्वों का अध्ययन किया जाता है। उनके अंदर जो समस्त तत्व है ना, सजीव निर्जीव, उन सभी का अध्ययन किया जाता है। फिर उसके बाद मानव क्रियाकलापों पर प्रभाव, उस प्राकृतिक वातावरण का मानव क्रियाकलापों पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है। जैसे अपने क्षेत्र में सर्दी ज़्यादा होती है तो हम सर्दी के अनुकूल रहना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे ही गर्मी का मौसम आता है हम गर्मी के अनुकूल रहना प्रारंभ कर देते हैं। तो वो क्या है, मानव क्रियाकलापों पर पर्यावरण का क्या है, प्रभाव है। उसके बाद किन को शामिल किया जाता है, भूमि को शामिल किया जाता है, जल को शामिल किया जाता है, वन को भी शामिल किया जाता है, खनिज को भी शामिल किया जाता है, और प्राकृतिक संसाधनों को भी शामिल किया जाता है, प्राकृतिक संसाधन को भी शामिल किया जाता है। इसके बाद एक शब्द आया था सांस्कृतिक वातावरण। तो थर्ड में देखना चाहिए सांस्कृतिक वातावरण पर के अंदर, तो इसके अंदर क्या होता है, तो ये देखना चाहिए ना। तो पृथ्वी पर जो दृश्य मानव क्रियाओं से बने हुए हैं, मानव ने जो दृश्य बनाए हैं ना अपनी क्रियाओं से, उन सभी को इसके अंदर शामिल किया जाता है। वे सभी मानव भूगोल के अध्ययन में शामिल है, ये लिख रखा है आगे। और सांस्कृतिक तत्व मानव और पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन है। क्या है, मानव और पर्यावरण के संबंधों के बीच का अध्ययन है। इसके अंदर जीव जंतु मानव का वातावरण के साथ अनुकूलन, मानव का वातावरण के साथ है अनुकूलन, मानव की जीविका के साधन, तो यहाँ पे लिख दिया जीविका के साधन। फिर परिवहन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने का माध्यम। फिर भवन निर्माण सामग्री और अधिवास, क्या अधिवास, इनको इसके अंदर शामिल किया जाता है। इसके बाद आता है अपना 4 नंबर पक्ष आता है, तो तथ्य आता है। उसके अंदर आता है कालिक अनुक्रम, कालिक अनुक्रम। कालिक अनुक्रम के अंदर अस्थिर मानव, अस्थिर संबंध जो मनुष्य तथा वातावरण के बीच है। क्या है, अस्थिर संबंध जो मनुष्य तथा वातावरण के बीच है, जो समय के साथ साथ चेंज होते हैं, उनको इनके अंदर शामिल किया जाता है। ये किस तरीके के होते हैं, ये क्या होते हैं, क्रियात्मक संबंध होते हैं। ये क्रियाओं के आधार पर अलग अलग प्रकार के संबंध होते हैं। मानव संस्कृति के साथ साथ उत्तरोत्तर अधिक क्या होते हैं, गत्यात्मक व लोचपूर्ण होते हैं। मतलब मानव संस्कृति के साथ साथ अपनी गति लेते हैं और मानव संस्कृति के साथ साथ ही अपने अनुरूप परिवर्तन कर लेते हैं। तो ये इस तरीके के होते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है, गत्यात्मक व लोचपूर्ण कहा जाता है। फिर आता है समायोजन व प्रादेशिक संगठन। क्या आता है, समायोजन व प्रादेशिक संगठन। तो इसके अंदर आता है भूगोलवेत्ता को क्या है कि भूगोलवेत्ता को इतना ही अध्ययन काफी नहीं होता कि पृथ्वी पर मानवीय मानव कैसे है या मानवीय दशाएं कैसी है, परंतु इसका अध्ययन करना भी है कि उनका वितरण अलग अलग प्रकार से क्यों है। तो क्या है कि ये इतना ही अध्ययन करना काफी नहीं होता कि पृथ्वी के ऊपर मानवीय वितरण किस प्रकार का है। इतना अध्ययन करने से वो मानव भूगोल का काम है वो कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो उसके साथ साथ क्या करना पड़ता है मानव भूगोल के अंदर, तो उनका अगर वो इस तरीके से पाए जा रहे हैं मनुष्य, तो वो किस कारण से पाए जा रहे हैं, उन पर किसका प्रभाव है, उनका अध्ययन भी इसके अंदर होता है। उनका वितरण अलग प्रकार से क्यों है, तो इनका अध्ययन भी होता है। तो आगे इनके 2 प्रकार प्रमुख कारण हो सकते हैं, मतलब इनके 2 प्रमुख कारण हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, इनके 2 प्रमुख कारण हो सकते हैं।
ये यहाँ से दोबारा देख लेंगे एक बार। मानव संस्कृति के साथ साथ उत्तरोत्तर अधिक गत्यात्मक व लोचपूर्ण होते हैं, ये आपको समझाई दिया है। फिर समायोजन, भूगोलवेत्ता को इतना ही अध्ययन काफी नहीं होता कि पृथ्वी पर मानव वितरण कैसा है, परंतु उसको इस बात का अध्ययन करना होता है कि उनका वितरण अलग प्रकार से क्यों है, उनका वितरण अलग प्रकार से क्यों है। जैसे राजस्थान के अंदर जैसलमेर में न्यूनतम घनत्व क्यों पाया जाता है, और कोटा के अंदर जैसे जयपुर के अंदर उच्च घनत्व क्यों पाया जाता है, इस बात का भी अध्ययन मानव भूगोल के अंदर किया जाता है। तो मानव भूगोलवेत्ता इनका भी अध्ययन करता है। तो इसके दो प्रमुख कारण हो सकते हैं। कौन से हो सकते हैं? प्राकृतिक वातावरण के कारण, प्राकृतिक वातावरण के कारण भी हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है? मानवीय क्रियाओं के कारण भी। प्राकृतिक वातावरण के कारण तो जैसे जैसलमेर के अंदर बारिश कम होती है, तो वहाँ पे जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। और मानवीय कारणों के कारण देखना चाहे तो जयपुर में इंडस्ट्री क्षेत्र ज़्यादा होने के कारण, रोजगार के अवसर ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे जनसंख्या घनत्व उस सिटी का ज़्यादा है। तो ये भी इसके अंदर है, ये मानवीय क्रियाओं में आ जाएगा, और वो प्रकृति वाला जैसलमेर वाला अपने प्राकृतिक क्रियाओं के अंदर आ जाएगा। इसके बाद मानव को अपनी छाप क्रिया तो मानव को अपनी छाप क्रियाओं द्वारा कैसे लगाई जाती है? मानव अपनी छाप क्रियाओं द्वारा कैसे लगाई है? मानव ने अपनी छाप क्रियाओं के द्वारा कैसे लगाई है? तो कैसे लगाई है? तो मानव ने संसाधनों का समाज के विभिन्न वर्गों में वितरण, उनका उपयोग, संरक्षण भी इसका महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र है। क्या? उनका संरक्षण भी इसका महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र है। वातावरण अवनयन, वातावरण के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है वो अवनयन, प्रदूषण, वातावरण नियोजन भी मानव भूगोल का अध्ययन, मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र है। क्या है? मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र है। अन्य प्रदेशों से संबंध, तो अपने 6 नंबर पहलू या पक्ष देखा था, उसके अंदर अन्य क्षेत्रों, अन्य प्रदेशों से संबंध की बात की गई थी, तो वो यहाँ पे अपने उसको देखेंगे। तो मानव भूगोल या पृथ्वी पर मानव संबंध एक काफ़ी नहीं है, इसके साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक भी होते हैं। इन सब का अध्ययन ही मानव भूगोल में शामिल है। क्या है? इन सब का अध्ययन ही मानव भूगोल में शामिल है। क्या है? पृथ्वी पर मानव संबंध ही काफ़ी नहीं है, इनके साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक भी होते हैं, ये अलग संबंध भी होते हैं। तो इन सब का अध्ययन भी मानव भूगोल में शामिल है। क्या है? मानव भूगोल में भी शामिल है। अब मानव भूगोल का विकास आ गया, तो मानव भूगोल का विकास आ गया तो इसको अपने बढ़िया एक पर्सन के रूप में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बुक के अंदर एक बड़ा क्वेश्चन भी इनसे दिया गया है। तो इनको पढ़ेंगे तो इसके अंदर प्राचीन काल तक तो आज पढ़ लेंगे, और उसके बाद अपने 2 काल बचेंगे, प्राचीन काल के बाद मध्यकाल और आधुनिक काल। उनको अपने आगे वाले वीडियो में जब क्वेश्चन के साथ सेकंड वीडियो आएगी, जैसा आपको बताया गया कि फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट चैप्टर सेकंड वीडियो, तो जैसे ही फर्स्ट चैप्टर की सेकंड वीडियो आएगी उस वीडियो के अंदर मध्यकाल और आधुनिक काल को पढ़ने के बाद अपने वो क्वेश्चन आंसर कर लेंगे उनके साथ ही। जो एक बड़ा क्वेश्चन है, जो एक बड़ा क्वेश्चन आएगा अपने, जिसको अपने निबंधात्मक क्वेश्चन के रूप में कहना चाहेंगे, तो वो क्वेश्चन है इनके साथ ही कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनके साथ ही कंप्लीट हो जाएगा वो अपना क्वेश्चन। ठीक है, तो अब अपने विषय क्षेत्र पर प्रकृति का विकास मानव भूगोल का विकास पढ़ते हैं। तो पृथ्वी की सतह पर पर्यावरण के साथ साथ अनुकूलन और समायोजन की प्रक्रिया तथा इसका रूपांतरण मानव के अभ्युदय के साथ ही शुरू हो गया।
तो ये यहाँ पे अभ्युदय शब्द आया है, तो अभ्युदय शब्द को हम जब अपनी ये प्राचीन काल पढ़ लें, प्राचीन काल पढ़ने के बाद इसका अलग से बता दिया जाएगा कि अभ्युदय शब्द का अर्थ क्या होता है। तो अब अभी तक तो आप अभ्युदय शब्द लिख के साथ ही लिख लेना, बीच में थोड़ा स्थान छोड़ देना, वहाँ पे वो जो बताया जाए वो लिख लेना अपना। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो जैसा कि आपको बताया गया था कि इस वीडियो के अंदर घोषणा भी की जाएगी, तो घोषणा ये की जाएगी कि कक्षा 10 का जो एसएस सब्जेक्ट है ना, वो एसएस सब्जेक्ट के अंदर जो भूगोल विषय के जितने भी टॉपिक हैं या जितने भी चैप्टर है ना, वो अपने जल्दी 1 या 2 दिन में स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो हो सके किसी ज़रूरतमंद तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाने की कृपया करें, ये मैं आपसे वादा करता हूं। वादा नहीं, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि आप इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएंगे। अब देखते हैं अपना विषय भूगोल का विकास क्रम। तो इसके निश्चित अभ्युदय तक अपने आ गए थे, तो अभ्युदय से आगे अपने देखना चाहे तो यदि हम मानव और वातावरण के बीच के आपसी क्रियाओं, मानव और वातावरण के बीच में जो आपस में एक दूसरे से क्रियाएं होती है ना, क्रियाओं से मानव भूगोल की कल्पना करें, इन क्रियाओं से मानव भूगोल की कल्पना करें ना, तो मानव भूगोल की मूल मतलब जड़, मानव भूगोल की जो जड़ है ना, वो इतिहास से अत्यधिक गहरी है, इतिहास से ज़्यादा गहरी है, इतिहास के साथ ज़्यादा गहरी है, या इतिहास के अंदर ज़्यादा है, ये भी कह सकते हैं। तो भूगोल की एक प्रमुख विशेषता है कि यह समय के साथ साथ परिवर्तनशील प्रकृति का है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि भूगोल समय के साथ साथ खालिस्तान की प्रकृति का है या समय के साथ साथ भूगोल की प्रकृति है, तो क्या हो जाएगी, परिवर्तनशील प्रकृति है। क्या है, परिवर्तनशील प्रकृति है। तो अध्ययन की सुविधा के लिए इसे 3 युगों में बांटा जाता है। फर्स्ट बांटा जाता है प्राचीन काल, सेकंड आता है मध्यकाल और तीसरा आता है आधुनिक काल। वही काल है जो इतिहास के अंदर बांटे गए हैं, वैसे के वैसे इसमें बांटे गए हैं। तो प्राचीन काल, इस समय में एक दूसरे के बारे में ज्ञान न के बराबर था। इस समय में प्राचीन काल में क्या था, इस समय में एक दूसरे के बारे में ज्ञान न के बराबर था, मतलब एक दूसरे को कम जानते थे, कम पहचानते थे, तथा तकनीकी विकास का स्तर भी निम्न था। तकनीकी विकास का स्तर क्या था, निम्न था। और चारों ओर प्राकृतिक वातावरण की छाप थी। क्या थी, चारों ओर प्राकृतिक वातावरण की छाप थी। जैसे अपने पुराने जो सीनरी वगैरह के जो आजकल चार्ट आते हैं, फोटोएं आती हैं, उनके अंदर वो एक मनमोहक दृश्य दिखाई देता है ना, वो पहले प्राकृतिक दृश्य ही था, जो अब नहीं रहा, समय के साथ साथ चेंज हो गया, परिवर्तनशील हो गया। तो आज हम उनको इस रूप में देख रहे हैं, जो फोटोओं के रूप में दिखाई देता है अपने को। तो क्या थी, प्राकृतिक वातावरण की छाप थी। और इसके अंदर भारत, चीन, मिस्र, यूनान और रोम की जो पुरानी सभ्यता है ना, वहाँ के लोग प्राकृतिक शक्तियों को मानते थे। क्या मानते थे, प्राकृतिक शक्तियों को मानते थे। जैसे वायु, अग्नि, सूर्य, जल और वर्षा आदि प्राकृतिक तत्वों को देवता मानते थे। इन सबको क्या मानते थे, देवता मानते थे। जैसे सूर्य देवता तो अब भी मानते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं। तो वही बात है, उस समय से ये रीतें चली आ रही है। जल को भी अपने देवता मानते हैं, अन्न को भी अपने देवता मानते हैं। तो ये प्रक्रिया कहाँ से चली आ रही है, तो ये प्राचीन काल से चली आ रही है प्रक्रिया है। यूनानी दार्शनिक थेल्स व एनेक्सिमेंडर ने जलवायु, वनस्पति और मानव समाजों का वर्णन किया है। किसने किया है, यूनानी दार्शनिक थेल्स और एनेक्सिमेंडर ने जलवायु, वनस्पति एवं मानव समाजों का वर्णन किया है। किनका वर्णन किया है, मानव समाजों का वर्णन किया है। किनका वर्णन किया है, मानव समाजों का वर्णन किया है। तो सबसे पहले तो आप ये बात बताना कि ये मैटर
जो कंटेंट है वो आपको कैसा लगा। अगर कंटेंट में दम है ना को तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप कमेंट करोगे तो ही मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, वरना मैं दूसरी वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और जितने भी आपके सोशल मीडिया के जितने भी चैनल है ना, जैसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जो भी आप यूज़ करते हैं ना, उन सब पे इनको शेयर करना और वीडियो को लाइक करना। और जो भी वीडियो देखो वो पूरी वीडियो देखना, क्योंकि उसके अंदर नोट्स करवाए जा रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यूट्यूब के ऊपर कोई भी अपने पर्सनल बढ़िया तरीके से नोट्स नहीं बनाता है तो उसको इस तरीके से डिफाइन करके नहीं बताता मिल जाए तो यूट्यूब को छान के आ जाना, अगर मिल जाए ना तो वहीं से पढ़ लेना। इस मामले में आप स्वतंत्र हो, क्या हो, स्वतंत्र हो। इसके बाद एक सूचना और है, जो भी बच्चा आपके नज़दीक जो कोटा ओपन यूनिवर्सिटी है, अपने वर्धमान महावीर कोटा खुला विश्वविद्यालय, जो राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित राज्य का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय, क्या है, राज्य का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय, उसके अंदर बीए और एमए मतलब पीजी, यूजी पीजी दोनों के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। इनकी लास्ट डेट है वो 15 फरवरी है। तो अगर कोई फॉर्म भरना चाहता है, जैसे आपका बड़ा भाई हो गया, आपकी छोटी सिस्टर हो गई, या आस पड़ोस में अगर कोई भरना चाहता है तो इनके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 15 फरवरी तक आप भरवा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और ये देखो खातों में आएगी गार्गी पुरस्कार की राशि, क्या आएगी, गार्गी पुरस्कार की राशि। तो ये गार्गी पुरस्कार क्या है, तो ये 10वीं और 12वीं में 75% या इससे अधिक अंक पाने वाली छात्राएं अपना आवेदन शाला दर्पण के माध्यम से भर सकते हैं। तो सर्वप्रथम तो यही है कि आप 12वीं कक्षा में हो, तो 12वीं कक्षा में हो तो अच्छा परफॉर्म करके तो ये 75% या फीसदी का जो टारगेट है इसको अचीव करो। अचीव करने के बाद ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो आगे के लिए। ये गार्गी पुरस्कार हमेशा चलता रहता है। अब आपको बताया गया था अभ्युदय, आपको अभ्युदय शब्द एक बताया गया था। तो उस अभ्युदय के सामने क्या है कि कोई कार्य, बात आदि शुरू होने या करने की क्रिया, क्या है, कोई बात, कार्य आदि शुरू होने की क्रिया पहले की अवस्था से अच्छी या ऊंची अवस्था की ओर बढ़ने की क्रिया, और किसी नई चीज, बात, शक्ति आदि के उत्पन्न होकर सामने आने की प्रक्रिया। तो ये अपने मानव भूगोल वो समायोजन की प्रक्रिया और इसका रूपांतरण मानव के अभ्युदय के साथ ही शुरू हो गया। तो मानव एक नए रूप में सामने आया। तो अभ्युदय के सामने ये आप लिख लेना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगे तो कर लेना। अगर सब्सक्राइब करते हो तो बेल वाला आइकन भी ज़रूर दबाना। अगर कंटेंट बढ़िया लगता है, आप क्लास आगे वाली क्लास देखना चाहते हैं तो कमेंट वो सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत। कलाम एकेडमी आपके साथ रहेगी। किसान आंदोलन के साथ साथ आपका भी पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। मैं किसान आंदोलन के समर्थन में ये वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। जय हिंद।